नमस्कार का स्वागत है। आज हम राजस्थान की सरकारी परीक्षाओं में जो कुछ सवाल बार बार आते हैं उनकी गहराई में उतरेंगे। हमारे पास पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्रों का एक पूरा ढेर है और हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब रटना नहीं है, बल्कि हर सवाल के पीछे की कहानी, उसका भूगोल और उसकी संस्कृति को समझना है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम क्यों और कैसे समझ लेते हैं ना, तो तथ्य अपने आप याद रह जाते हैं। फिर परीक्षा में सवाल थोड़ा भी घूम कर आता है तो हम अटकते नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छे। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों से। ये वो सेक्शन है जहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। पहला ही सवाल नदियों से जुड़ा है, जो सबका पसंदीदा टॉपिक होता है। सवाल है, रूपारेल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? विकल्प है ए उदयपुर, बी रघुनाथगढ़, सी कुंभलगढ़ या डी राजगढ़। तो इसका सही उत्तर है डी राजगढ़। देखिए, रूपारेल नदी अलवर जिले के थानागाजी तहसील में उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और ये पहाड़ियां राजगढ़ के काफी पास हैं, इसलिए विकल्प में राजगढ़ दिया गया है। एक दिलचस्प बात यह है कि इस नदी को स्थानीय लोग लसवारी और वराह नदी भी कहते हैं और इसे भरतपुर की जीवन रेखा माना जाता है। उदयनाथ की पहाड़ियां, अच्छा। अक्सर ये उद्गम स्थल याद रखने में बहुत कंफ्यूजन होता है। इसके लिए कोई कनेक्शन बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने इसे याद रखने के लिए एक मजेदार लाइन बनाई थी। रूप इतना सुंदर है कि उदय होते ही उस पर राज करने का मन करता है। अरे वाह! तो यहाँ रूप से रूपारेल, उदय से उदयनाथ की पहाड़ियां और राज से राजगढ़, तीनों जुड़ जाते हैं। रूप का उदय होते ही राज करो, ये तो सच में काम करेगा। जी चलिए, नदियों से आगे बढ़कर अब झीलों पर आते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सवाल है, कोलायत झील किस शहर के निकट स्थित है? विकल्प है ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी बीकानेर या डी जयपुर। इसका सही जवाब है सी बीकानेर। कोलायत झील सिर्फ एक मीठे पानी की झील नहीं है, इसका एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। ये सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि, उनका आश्रम स्थल मानी जाती है। अच्छा। और इसी वजह से यहाँ हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं। तो ये चार बातें एक साथ जुड़ी हुई हैं, कोलाया झील, बीकानेर, कपिल मुनि और कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, चलिए पानी से निकलकर अब जमीन और आसमान की बात करते हैं। वन्य जीव से जुड़ा एक बहुत मशहूर सवाल, राजस्थान का खीचन गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? विकल्प है ए डेमोसील क्रेन, बी बंगाल फ्लोरिकन, सी साइबेरियन क्रेन या डी होबारा बस्टर्ड। ये जगह बहुत खास है और इसका सही उत्तर है ए डेमोसील क्रेन। जोधपुर जिले का एक छोटा सा गांव है, कुर्जा पक्षी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। डेमोसील क्रेन को ही स्थानीय भाषा में कुर्जा कहते हैं। ये प्रवासी पक्षी हर साल सर्दियों में हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ आते हैं और सबसे खूबसूरत बात यह है कि गांव के लोग इन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। ये तो अद्भुत है, प्रकृति और इंसान के सह अस्तित्व का एक बेहतरीन उदाहरण। अब एक थोड़ा तकनीकी सवाल लेते हैं, मिट्टी से जुड़ा हुआ। राजस्थान में क्रोमोस्टर्स उप समूह की मृदा किस नाम से जानी जाती है? ए वर्टिसॉल, बी एरिडिसॉल, सी इंसेप्टिसॉल या डी एल्फिसॉल। ये सवाल सुनने में जितना मुश्किल लगता है ना, इसका जवाब उतना ही आसान है। सही उत्तर है बी एरिडिसॉल। यहाँ विज्ञान ने हमारी मदद की है। अंग्रेजी का शब्द है एरिड, जिसका मतलब होता है शुष्क। अच्छा। और हम सब जानते हैं कि राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा शुष्क और अर्धशुष्क है, तो एरिडिसॉल मिट्टी वहीं पाई जाती है। तो बस ये कनेक्शन याद रखना है, एरिड यानी शुष्क और शुष्क यानी पश्चिमी राजस्थान। मतलब नाम में ही उसका पता छिपा है। ये तो बहुत आसान हो गया। मिट्टी के नीचे छिपे खजाने यानी खनिजों की बात करते हैं। राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः किस जिले में पाए जाते हैं? विकल्प है ए बांसवाड़ा, बी प्रतापगढ़, सी राजसमंद या डी डूंगरपुर। इसका सही उत्तर है ए बांसवाड़ा। जब भी राजस्थान में सोने की बात आती है तो बांसवाड़ा का नाम सबसे ऊपर होता है। यहाँ के भूखिया, जयपुरा और आनंदपुरी क्षेत्र ये सोने के बड़े भंडारों के लिए जाने जाते हैं। तो कीवर्ड है सोना, मतलब बांसवाड़ा। ठीक है, अब आगे बढ़कर वन्यजीव अभयारण्यों की तरफ चलते हैं। रामसागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? विकल्प ए धौलपुर, बी करौली,
सी भरतपुर या डी सवाई माधोपुर? इसका सही जवाब है ए धौलपुर। धौलपुर की खासियत यह है कि यहाँ एक नहीं बल्कि 3 प्रमुख अभयारण्य एक साथ हैं, रामसागर, केसरबाग और वन विहार। इन तीनों को मिलाकर कभी-कभी धौलपुर के शाही अभयारण्य भी कहा जाता है। एक साथ 3? तो फिर इनको याद रखने के लिए भी कोई मजेदार तरीका होगा? बिल्कुल है। मैंने इसके लिए कहानी बनाई थी। धौलपुर के राम ने केसर का विहार किया। इस एक लाइन से तीनों अभयारण्य याद हो जाते हैं, रामसागर, केसरबाग और वन विहार। धौलपुर के राम ने केसर का विहार किया। बेहतरीन। अभयारण्यों की तरह ही सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जगहों को सर्किट्स में जोड़ती है। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, सिलीसेट झील महल राजस्थान के किस पर्यटन सर्किट में स्थित है? ए वागड़, बी धुंडाड़, सी ब्रिज मेवात या डी मेवाड़? इसका सही जवाब है सी ब्रिज मेवात। इसे समझने के लिए हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सिलीसेट झील है कहाँ। ये अलवर जिले की एक बहुत ही खूबसूरत झील है और पर्यटन की नजर से अलवर और भरतपुर का जो पूरा इलाका है ना, वो ब्रिज मेवात पर्यटन सर्किट में आता है। तो इसका क्रम बनता है सिलीसेट झील, फिर अलवर और फिर ब्रिज मेवात सर्किट। बहुत अच्छे। तो हमने राजस्थान की जमीन, नदियां, झीलें और जंगल की बात की, लेकिन इस जमीन की असली पहचान तो यहाँ की कला, संस्कृति और साहित्य से है। बिल्कुल, ये तो राजस्थान की आत्मा है। तो पहला सवाल मेलों पर है, जो राजस्थान की संस्कृति का आईना है। राजस्थान का आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? ए तेजाजी मेला, बी बिणेश्वर मेला, सी जैसलमेर मेला या डी पुष्कर मेला? इसका सही उत्तर है बी बिणेश्वर मेला। ये मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, एक पूरा उत्सव है। ये डूंगरपुर जिले के नवाटापरा गांव में लगता है और वो भी एक बहुत ही पवित्र जगह पर, जहां सोम, माही और जाखम नदियां मिलती हैं। अच्छा, त्रिवेणी संगम पर? जी, ये आदिवासियों, खासकर भील समुदाय का सबसे बड़ा मेला है और इसीलिए इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। यानी बिणेश्वर धाम के साथ नदियों का संगम, डूंगरपुर जिला और आदिवासियों का कुंभ, ये तीनों बातें जुड़ी हुई हैं। बहुत बढ़िया। एक और प्रसिद्ध पशु मेले की बात करते हैं। मल्लीनाथ जी का पशु मेला कब प्रारंभ होता है? आपके विकल्प हैं ए चैत्र कृष्ण एकादशी, बी चैत्र शुक्ल एकादशी, सी चैत्र कृष्ण नवमी या डी चैत्र अमावस्या? इसका सही उत्तर है ए चैत्र कृष्ण एकादशी। ये राजस्थान के सबसे पुराने और बड़े पशु मेलों में से एक है। ये बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी के किनारे लगता है। इसकी खासियत यह है कि ये चैत्र कृष्ण एकादशी से शुरू होकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक, मतलब पूरे 15 दिन चलता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अक्सर दुविधा हो जाती है। इसे याद रखने का कोई आसान तरीका? हाँ, इसे मैंने ऐसे याद रखा है कि मल्लीनाथ जी के मेले में लोग अंधेरे में जाते हैं और उजाले में लौटते हैं। अंधेरा मतलब कृष्ण पक्ष और उजाला मतलब शुक्ल पक्ष। तो शुरुआत कृष्ण पक्ष की एकादशी से होती है। ये बहुत ही रचनात्मक तरीका है। अब साहित्य से एक प्रश्न। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? ए कन्हैयालाल सेठिया, बी दुर्गा आढ़ा, सी बाबूजी चतुसिंह या डी विजयदान देथा? इसका सही उत्तर है डी विजयदान देथा। विजयदान देथा जी को प्यार से बिज्जी बुलाया जाता था। वो राजस्थान के शेक्सपियर कहे जाते हैं और उनकी कृति बातारी फुलवारी तो विश्व प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने राजस्थानी लोक कथाओं को एक नया जीवन दिया। तो बिज्जी मतलब विजयदान देथा। बिल्कुल। अब साहित्य से वास्तुकला की ओर चलते हैं। एक ऐसी जगह जो अपनी बनावट के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? विकल्प है ए धौलपुर, बी भानगढ़, सी आभानेरी या डी तलवाड़ा? इसका सही जवाब है सी आभानेरी। चांद बावड़ी दौसा जिले के आभानेरी गांव में है। यह सिर्फ एक बावड़ी नहीं बल्कि गणित और वास्तुकला का एक अजूबा है। यह दुनिया की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ियों में से एक है। तो चांद की आभा से हम आभानेरी याद रख सकते हैं। बहुत अच्छे। अब थोड़ा और पीछे प्राचीन सभ्यताओं की ओर चलते हैं। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? ए आयड़ नदी, बी बनास नदी, सी कांतली नदी या डी कोठारी नदी? इसका सही उत्तर है सी
कांतली नदी। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे फली फूली। ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता है और इसकी खासियत यह है कि यहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में तांबे के औजार और हथियार मिले हैं। अच्छा, कि इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ये तो बहुत बड़ा टाइटल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कांतली नदी उस समय की एक तरह से इंडस्ट्रियल बेल्ट थी? आप बिल्कुल कह सकती हैं। ये उस समय तांबे के उपकरणों का सबसे बड़ा केंद्र था। अब लोक देवताओं पर एक बहुत ही मौलिक सवाल, लोक देवता तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? ए. गोगामेडी हनुमानगढ़, बी. खांडेल नागौर, सी. दुकासर बीकानेर या डी. भूंडेल नागौर। इसका सही जवाब है बी. खांडेल नागौर। लोकदेवता तेजाजी महाराज का जन्म नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था, जिसे खांडेल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर दूसरी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। बिल्कुल। तो हमने भूगोल और संस्कृति की गलियों से गुजरते हुए अब इतिहास के पन्नों तक आ गए हैं। यहाँ सवाल अक्सर थोड़े पेचीदा होते हैं। हाँ, यहाँ तारीखें और नाम बहुत होते हैं, लेकिन अगर कहानी समझ आ जाए तो सब आसान हो जाता है। तो पहला सवाल आधुनिक राजस्थान के इतिहास से है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? विकल्प है ए. भरतपुर, बी. हिसार, सी. रेवाड़ी या डी. नादबेई। देखिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी ऐतिहासिक तथ्य है। कई स्रोतों में इसका उत्तर ए. भरतपुर मान लिया जाता है, जो तार्किक लगता है। हाँ, लेकिन असल में 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना राज्य से बाहर रेवाड़ी में की गई थी, जो अब हरियाणा में है। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि भरतपुर रियासत के दमनकारी कानूनों से बचा जा सके और आंदोलन को जिंदा रखा जा सके। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आंदोलन भरतपुर के लिए था, लेकिन उसकी नींव राज्य के बाहर रखी गई। हाँ। अगला सवाल दुर्गों से। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? ए. राणा मौर्य, बी. राणा लाखा, सी. कुंवर पृथ्वीराज या डी. संप्रति। यहाँ प्रारंभिक शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और यही इस सवाल का पेच है। इसका सही जवाब है डी. संप्रति। ज्यादातर लोग कुंभलगढ़ को महाराणा कुंभा से जोड़ते हैं, और वो गलत भी नहीं है। आज जो भव्य किला देखते हैं वो कुंभा ने 15वीं सदी में बनवाया था। लेकिन उनसे भी सदियों पहले उसी जगह पर मौर्य शासक संप्रति ने एक छोटा किला बनवाया था। कुंभा ने उसी पुराने किले के खंडहरों पर यह नया किला खड़ा किया। अच्छा, तो ये रिकंस्ट्रक्शन का मामला है। मतलब परीक्षा में अगर निर्माता पूछा जाए तो जवाब कुंभा होगा, लेकिन प्रारंभिक संस्थापक पूछा जाए तो संप्रति। बिल्कुल सही। अब राजवंशों पर एक सीधा सवाल। जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? ए. सिहा, बी. सांगा, सी. जोधा या डी. बीका। इसका सही उत्तर है ए. सिहा। राव सिंहा को मारवाड़ यानी जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक या आदि पुरुष माना जाता है। यहां अक्सर राव जोधा के नाम से भ्रम हो जाता है, क्योंकि जोधपुर शहर उन्होंने बसाया था। सही बात है। लेकिन याद रखना है कि शहर बसाने वाले राव जोधा थे और वंश की शुरुआत करने वाले राव सिंहा थे। ये अंतर स्पष्ट करना बहुत जरूरी था। तो यहाँ हमारे सभी सवाल पूरे होते हैं। अब एक तेज पुनरावलोकन हो जाए ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। मैं सवाल पूछूंगी, आप बस कीवर्ड में जवाब दें। तैयार? बिल्कुल तैयार। आदिवासियों का कुंभ। बेनेश्वर मेला, डूंगरपुर। खीचन गांव क्यों प्रसिद्ध है? कुर्जा पक्षी के लिए। चांद बावड़ी। आभानेरी दोसा। बिज्जी किसका उपनाम है? विजयदान देथा। जोधपुर राठौड़ वंश के संस्थापक? राव सिंहा। गणेश्वर सभ्यता? कांतली नदी, सीकर। और सोने के भंडार? बसवाड़ा। शानदार। तो इस पूरी चर्चा से परीक्षार्थियों के लिए क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, 3 बातें साफ हैं। पहली, भूगोल में नदियों के उद्गम, झीलों के शहर और खनिजों के क्षेत्र जैसे सीधे सवाल आते हैं। दूसरी, कला संस्कृति में क्या, कहाँ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मेला कहाँ लगता है या बावड़ी किस जिले में है। और तीसरी, इतिहास में संस्थापकों के नाम और खास घटनाओं के पीछे का संदर्भ समझना जरूरी है, जैसा हमने भरतपुर प्रजामंडल और कुंभलगढ़ के मामले में देखा। बहुत बढ़िया। सवालों को इस तरह आपस में जोड़कर समझने से एक बड़ी तस्वीर बनती है और याद रखना आसान हो जाता है। बिल्कुल। और एक आखिरी विचार, आज हमने जिन भी ऐतिहासिक और भौगोलिक जगहों की बात की, वो सिर्फ परीक्षा के प्रश्न नहीं हैं, वे राजस्थान की जीती जागती पहचान है। ये सोचना दिलचस्प है कि कैसे कांतली नदी के किनारे तांबे ने एक पूरी सभ्यता को जन्म दिया, या कैसे कुर्जा पक्षियों ने एक छोटे से गांव को दुनिया के नक्शे पर ला दिया।
अगली बार जब आप इनमें से किसी भी जगह के बारे में पढ़ें तो सिर्फ तथ्य नहीं, उसके प्रभाव के बारे में भी जरूर सोचिए।